वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम बात करेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, रियो समिट 1992 के बारे में एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंदर हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन, जून 5 से लेकर जून 16 1972 के अंदर। इस समिट मीटिंग के अंदर 26 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिक्लेरेशन हुआ था एंड एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था जिसके अंदर 109 रिकमेंडेशंस थी एंड रिजोल्यूशंस थे। अब बात करते हैं बेसिकली वो प्रिंसिपल्स क्या थे, जो 26 प्रिंसिपल्स की जिनकी बात कर रहे हैं। पहला है कि ह्यूमन राइट्स जो है उनको मतलब कॉलोनाइज करना, कुछ भी करना, ये उनको दबाना, ये सब गलत है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेफगार्ड किया जाएगा। अर्थ की कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, उसको मेंटेन किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि मतलब एक होता है रिन्यूएबल जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह से जो होता है, और नॉन रिन्यूएबल होता है जैसे कि कोल वगैरह, ये जो है इनको शेयर किया जाएगा और उनको मतलब ऐसे एक एक्सप्लॉइट एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे पृथ्वी का शोषण हो एक तरीके से। ओशंस को जो है पोल्यूशन से बचाया जाएगा। डेवलपमेंट जो है उसके अंदर एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव किया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसको किसी भी तरीके की असिस्टेंस चाहिए, मनी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट के लिए, तो वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ नीड रीजनेबल प्राइजेस टू एक्सपोर्ट टू कैरी आउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उनको रीजनेबल प्राइजेस चाहिए टू एक्सपोर्ट, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड कैरी आउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। उनको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बेसिकली रीजनेबल प्राइजेस चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। इन्वायरमेंट पॉलिसीज जो है वो डेवलपमेंट को नहीं रोकनी चाहिए, मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जो डेवलपमेंट को रोक दे। डेवलपिंग कंट्रीज नीड मनी टू डेवलप एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। ऑब्वियस है, उनको मनी चाहिए सेफगार्ड करने के लिए डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट planning needed. Rational planning should resolve conflicts between environment and developing. एक ऐसी रैशनल प्लानिंग की जानी चाहिए जिसके अंदर मतलब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको आराम से सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है कि ह्यूमन सेटलमेंट, जो इंसानों का जो रहना है वो इस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए सो दैट कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको कम किया जा सके। जो गवर्नमेंट है उनको खुद के स्तर पे भी मतलब पॉपुलेशन पॉलिसीज जैसे बनाती है तो उनके अंदर इन्वायरमेंट को कंसिडर करना चाहिए। नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है किसी भी देश के, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाएगा। एनवायरनमेंट की स्टडी ज़रूरी है। एनवायरनमेंट रिसर्च जो है, पर्यावरण के अंदर जो भी रिसर्च की जा सकती है उसको प्रमोट किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर खास कर। और जितनी भी स्टेट्स है वो अपने रिसोर्सेज का ऐसे शोषण नहीं करेंगी, और वो करना चाहें तो भी मतलब दूसरों को कोई वो नहीं होना चाहिए। कंपेंसेशन इज़ ड्यू टू states thus endangered. The each nation must establish its own standards. हर देश अपने स्टैंडर्ड्स तैयार करेगा। कोऑपरेशन होगा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इम्प्रूव करेगी इन्वायरमेंट। और जितने भी जो वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियार जो है उनको एलिमिनेट करना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक आम सहमति बनी थी। जो प्रिंसिपल्स थे वो प्रिंसिपल्स थे जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर जिनके ऊपर डिक्लेरेशन हुआ था।
अब है रियो समिट। रियो समिट हुई थी 1992 के अंदर। ये किसने कराई थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। और ये हुई कहाँ थी? रियो दे जेनेरियो। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। और ये एक यूनाइटेड नेशन की मेजर कॉन्फ्रेंस थी जहाँ से मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रति बहुत बड़े सर कदम उठाए गए थे। और ये हुई थी 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक रियो दे जेनेरियो के अंदर। ठीक है। और बेसिकली इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक CBT साइन की गई थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसीलिए मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट था जो कि काफ़ी देशों ने साइन किया था। 5 जून को वो साइन किया था। इसका जो बेसिक आउटकम है उसको एजेंडा 21 बोल सकते हैं कि एजेंडा 21 एक ऐसी चीज़ है कि जो रियो जेनेरियो जो कॉन्फ्रेंस थी उसका एक आउटकम था। ये एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था जो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्ड्स में किया था। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि रियो डे जेनेरियो के अंदर जो था उसका एक आउटकम था। ये बेसिकली इट इज़ एन एक्शन एजेंडा फॉर द यूनाइटेड नेशन। बेसिकली ये ऐसे मोटिव्स थे कि 2021 तक किस तरीके से क्या क्या काम किए जाएंगे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, इसीलिए इसको एजेंडा 21 बोलते हैं। ये 21 बेसिकली 2021 का जो ये है ये 21 है, ये इतने सालों तक के लिए लिया गया था। अब इसको बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। सो ये है एंड इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब बेसिकली ये एक एक्शन ऐसा एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन अदर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स है जितने भी वर्ल्ड के अंदर, वो लोकल लेवल, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, हर तरीके से मतलब इस क्षेत्र के अंदर काम करेगी। सो टू अचीव एजेंडा 21। अब बात करते हैं एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 बेसिकली एक एक्शन प्लान था जो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। पहले सेक्शन के अंदर है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, सामाजिक और आर्थिक जो डायमेंशंस है वो है कि भाई कोई भी देश जो है वो पुअर्टी से लड़ेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ खास करके, और उनकी हेल्प जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश होगी। उनका जो पॉपुलेशन है उसको एक सही पॉपुलेशन होगी और एक डिसीजन मेकिंग के अंदर एक सस्टेनेबल सेटलमेंट होगा, एक सही तरीके से निर्णय लेने की जो क्षमता होगी। वो सोशल एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की बात है बेसिकली कि उनके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे। दूसरे के अंदर है कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, कि मतलब वो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन किया जाएगा, उनको मैनेजमेंट किया जाएगा उनका डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन है, उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे वन क्षेत्र जो ज़्यादा से ज़्यादा कट रहा है उसको कम करना, वन क्षेत्र को कटने नहीं देना कहने मतलब। और जितने भी जो फ्रेगाइल एनवायरनमेंट होता है, मतलब बेसिकली एक फ्रेगाइल का मतलब जैसे कि एक सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट होता है, एक कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन को कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को मैनेजमेंट करना, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है कोई भी उसको कंट्रोल करना। तो सो बेसिकली ये था सेक्शन 2। सेक्शन 3 कहता है कि जितने भी ये जो बेसिकली जितने भी चिल्ड्रंस है, यूथ है, वुमेन्स है, NGOs है, लोकल अथॉरिटीज़ है, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है, वर्कर्स है, इन सब को स्ट्रेंथ करना, मतलब इनको और मजबूत करना, और इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको मजबूत करना, फार्मर्स को मजबूत करना। ये बेसिकली थर्ड सेक्शन है। फोर्थ सेक्शन है कि मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एजुकेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मैकेनिज़्म। ये जितने भी चीज़ें हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा, इसके क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा काम किए जाएंगे। सो बेसिकली ये एजेंडा 24 था जो 2021 के तक
एक एजेंट एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली प्लान तैयार ही किया गया था, ये हुआ नहीं, इसको 2030 तक के लिए कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो जितनी भी जो मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर, द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक हाई लेवल मंच के तौर पे काम करता है, जो कि जितनी भी मीटिंग पर कमेटी वगैरह की जो मीटिंग होती है, समिट होती है, वो ऑर्गेनाइज करना, और इसी का काम है कि सेशंस ऑर्गेनाइज करना, ये एजेंडा 21 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और द यूनाइटेड नेशंस डिवीज़न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएनडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक सेक्रेटरीट ऑफ कमीशन काम करता है एजेंडा 21 के क्षेत्र में ही। अब बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई थी जिसने ओजोन लेयर को बचाने के लिए डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी, by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। सो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि जितनी भी ऐसी जो सब्सटेंसेस हैं जो कि मतलब बेसिकली ओजोन डिप्लेशन के कारण है, उनको बेसिकली उनको बंद करना, उनका उत्सर्जन बंद करना, उन कम से कम उनको यूज़ करना, ऐसे जो चीज़ें हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आती है। 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को ये इस पे एग्री कर लिया गया था, और ये फोर्स के अंदर आया था 1 जनवरी 1989 को। बट इसके बाद में 9 सेशंस हो चुके हैं 2016 किगाली तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। किगाली के अंदर इसके ऊपर आम सहमति बन पाई थी, वो हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर क्या है कि HFC हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बेसिकली बड़ा रीज़न होते हैं डिप्लेक्शन के लिए स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, या फिर मतलब ओजोन जो लेयर है वहाँ के उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाते हैं वो HFC और CFC जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो बेसिकली नुकसान पहुँचाते हैं। और उन्हीं के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेसिकली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसके अंदर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको बैन करता है। और जो ओनली फ्लोरीन जो होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, बट ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो ODS होते हैं आर नॉट कंट्रोल बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी भी कंट्रोल नहीं करता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O एक ऐसी गैस है जो ओजोन के अंदर हानिकारक है, बट इवन देन अभी भी इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता है। सो ऐसे और भी बहुत से हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो जिनको कंट्रोल करता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन वाले हैं, ऐसे सब्सटेंसेज है जिनके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या इतने सालों के बाद में। जो अक्टूबर 2016 के अंदर जो मीटिंग हुई थी, सबमिट हुई थी किगाली समिट, उसके अंदर इनकी आम सहमति बनी थी, जिसके अंदर पार्टीज एग्रीड टू फेज डाउन HFCs। जितने भी HFCs हैं उनको कम करने के ऊपर उनकी सहमति हो गई कि हाँ ठीक है, हम डिप्लेशन जो ओजोन को बचाने के लिए इसका उत्सर्जन कम कर देंगे। द अमेंडमेंट टू द लीगलिटी बाइंडिंग ये एक बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा, जिस किसी ने इसके ऊपर साइन किया गया उसको ये मानना ही पड़ेगा। ये इंश्योर करता है कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वो अपनी HFC को डाउन करेंगी, एंड कंजप्शन जो है अब मतलब उनका प्रोडक्शन भी कम करेंगी और इनका कंजम्पशन भी कम करेंगी 85% कंपेयर टू देयर एनुअल एवरेज। 2011 से 2013 तक का जितना भी एवरेज पीरियड होता है, इस एवरेज पीरियड के अंदर जितना इनका HFC होता है, उस HFC का 85% ये कम करेंगे।
और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनका है कि ये बेसिकली रिड्यूस करेंगी 85%, और जो भी 2020 से 22 तक की इनकी एवरेज वैल्यू रहेगी उसको 2045 तक की ये भी 85% कम कर देंगे। इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, पाकिस्तान और ये जो कुछ सऊदी अरब, कुवैत, ये कंट्रीज़ है, ये अपनी HFCs को कम करेंगे 85%। इनकी 2024 से लेकर 26 तक की जो भी एवरेज HFC प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा उसके बेसिस पे 2047 तक इनको भी कम करना है। सो थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान स्ट्रीम तक बने रहने के लिए थैंक यू।